नमस्कार, मैं सुजल दवे। एक सीरियस बात है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्या न्यूज़ चैनलों पे हो रही डिबेट केवल राजनीतिक पार्टियों की इच्छा से ही होनी चाहिए? क्या आप दर्शक केवल वही देखना पसंद करते हैं जिसमें नेता की गुणगान हो, रोजगार, शिक्षा, निजीकरण और नेता की जवाबदेही न हो? क्या ऐसे मुद्दे देखना पसंद करते हैं? हम जानते हैं आप वैसे डिबेट नहीं चाहते, इसलिए हम उन मुद्दों को लेकर आते हैं जिसमें नेताजी की जवाबदेही हो। पर ऐसे मुद्दे लेने पर एंकर को विपक्ष के नेता होने के इल्जाम से भी गुजरना पड़ता है। आज मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं आपके मुद्दों की चर्चा करने वाला एंकर किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। आज मैं बात करना चाहता हूं मेरी सहयोगी जल्पा क्षत्रिय की, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जल्पा खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। रोज वो टीवी पर आपके मुद्दों को लेकर प्रवक्ता से भिड़ती है, लड़ती है, मन से वो सच की तलाश करती है। पर 22 मार्च की डिबेट में जल्पा को जो अपमान सहन करना पड़ा, उस पर आपको सोचना चाहिए। जल्पा रोज दंगल देश नामक कार्यक्रम से आप दर्शकों से रूबरू भी होती है। इस कार्यक्रम के जरिए वो आपके मुद्दों को टीवी पर रखती है। 22 मार्च की डिबेट में उसने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की थी। चर्चा में उसने आधार बनाया था कोरोना क्यों फैला। जब मुख्यमंत्री बढ़ते हैं कोरोना मामलों में लोगों को जिम्मेदार बता रहे, तब उसने इसी विषय को पसंद किया था। इस चर्चा में हिस्सा लेने भाजपा की ओर से संजय रावल, एनएसयूआई की ओर से पीनल लाखानी, आम आदमी पार्टी की ओर से जगदीश पटेल और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में राजेश ठाकर ने हिस्सा लिया था। चर्चा के दौरान जल्पा ने आप दर्शकों के पे लगे इल्जाम पर मजबूती से अपना पक्ष रखा और भाजपा के प्रवक्ता संजय रावल से जवाब मांगा। उन्होंने जवाब दिया नहीं और बीच डिबेट एंकर पे इल्जाम डाल के खड़ा होना पसंद किया। डिबेट में बैठना, खड़े होकर चले जाना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था और रहेगा। पर क्या उनसे किए गए सवाल इतने तीखे थे कि वो डिबेट से भी खड़े हो गए? मैं चाहता हूँ आप आज मेरे साथ 22 मार्च का डिबेट देखें और खुद तय करें। बीच बीच में मैं आपको डिबेट एंकर के सवाल और प्रवक्ता की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करके बताऊंगा, ताकि आप दर्शक समझ सके बड़ी आसानी से। और हाँ, मेरे विश्लेषण के दौरान आप दर्शक जहां कहेंगे मैं सुधार के लिए तैयार हूं। तो लेट्स प्ले डिबेट डिबेट। नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आपने कहीं ना कहीं वो लाइन सुनी ही होगी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और शायद ये भी सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आपको लगेगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ये तो क्लियर हो जाएगा आगे की कुछ लाइन में। शुरुआत से ही सुनते हैं पूरी कहानी। सिर्फ आप ये सोचना कि कोरोना फैला, उसमें जिम्मेदार कौन था। गुजरात में कोरोना की स्थिति को जनता के सहयोग से कंट्रोल में लाया गया। फिर क्या, फिर ढोल बजे गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के। वो ढोल जो कोरोना को नींद से जगाने और वापस बुलाने के लिए काफी था। चुनावी रैलियों को मंजूरी मिली, चुनावी रैलियों में भारी मात्रा में भीड़ हुई, चुनाव खत्म हुए, चुनाव के नतीजों का जश्न भी मनाया गया। फिर स्टेडियम में बड़ी मात्रा में प्रेक्षकों को बैठने की परमिशन दी गई, टिकट बांटी गई। ठीक है, कोरोना फैला, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन? किसने कोरोना फैलाया? इसका जवाब गुजरात के संवेदनशील मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी ने दिया। रूपानी जी ने कह दिया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए न तो चुनाव प्रचार जिम्मेदार है, न क्रिकेट मैच। ये कोरोना जो फैला है वो लोगों की लापरवाही का नतीजा है, यानी कि आप लोग, जनता जिम्मेदार है। हाँ, पर जनता ने जिताया, पद पर फिर से उन्हें बिठा दिया। वो तो चुनाव हुए तो होना ही था। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो दो लाइन मैंने शुरुआत में कही थी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपके दिमाग में थोप दिया गया कि कोरोना के लिए आपकी लापरवाही जिम्मेदार है।
स्टेडियम में कोरोना आया ही नहीं, क्योंकि जीसीए ने कोरोना को मैच का टिकट ही नहीं दिया था। चुनाव प्रचार में कोरोना आया ही नहीं, क्योंकि उसे किसी भी पक्ष ने चुनाव का टिकट ही नहीं दिया था। कोरोना केवल उन शादियों से फैला जिसमें आप जनता ने केवल 200 लोग बुलाए थे। आपने शादी की खुशी में कोरोना को भी न्योता दे दिया। किसने? आपने, यानी कि जनता ने। अब आपको ये याद नहीं रहा तो मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी क्या करें? अब मुख्य प्रधान क्या करते हैं वो शायद गुजरात भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल को ही नहीं पता होता, क्योंकि गुजरात भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पाटिल ने एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि बढ़ते कोरोना मामला को लेकर भाजपा सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करती है। अब आप ही सोचिए कि पाटिल के इस निर्णय के सामने तुरंत मुख्य प्रधान को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि विजय रूपाणी जी मानते हैं कि कोरोना चुनाव प्रचार की रैलियों से नहीं फैला है। तो मुख्य प्रधान को तुरंत एक प्रेस नोट निकालकर कहना चाहिए था कि पाटिल जी का ये निर्णय गलत है। कोरोना लोगों की लापरवाही से फैला है, न कि चुनावी रैलियों से। अब ठीक है, पाटिल भाऊ को कभी कभी सुन भी लेना चाहिए कि विजय भाई क्या कह रहे हैं, पर जनता को विजय रूपाणी जी को सुनती ही है जनता। वो बोले तो मास्क पहनो, जनता पहनती है। विजय रूपाणी जी बोले सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जनता रखती है। विजय रूपाणी जी बोले कि बार बार हाथ धो, तो जनता हाथ धोती है। अरे दंड भर के जनता की जेब भी धुल जाती है। कोरोना टेस्ट के लिए विजय रूपाणी जी ने कहा, आपको जुकाम हो, खांसी हो, बुखार आए, तुरंत कोरोना टेस्ट करा। फिर भले ही विजय रूपाणी जी ने खराब तबीयत के चलते 3 दिन बाद टेस्ट, वो भी बेहोश हो जाने के बाद कराया हो, पर अगर आप नहीं करवाओगे तो आप लापरवाह हो। और बस अब आज का मुद्दा और प्रश्न भी हमारा यही है कि कोरोना फैला, जनता जिम्मेदार? प्रश्नार्थ। अब इस प्रश्नार्थ का जवाब तो शायद हमें सही मायने में बताया जाए तो शायद भगवान ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजय रूपाणी जी को पूछो तो वो तो जनता को लापरवाह गिनते हैं, जनता को पूछो तो जनता को स्टेडियम दिखाई देता है, चुनावी रैलियां दिखाई देती है। तो बस अब इसी आज के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश पटेल जो आपसे है, पीनल लखानी जो कांग्रेस से है, संजय रावल भाजपा की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं, और राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठक्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। नमस्कार। संजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने ऐसा स्पष्ट कहा कि कोरोना जो फैला है वो लोगों की बेपरवाही की वजह से फैला है, ना कि चुनावी प्रचार से और ना कि स्टेडियम की भीड़ से। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट हुआ, समझ लो आज लगभग 1 साल पूरा हो गया। वो चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये फैला, और उसका असर भारत में भी हुआ। जैसे जैसे उसका असर हुआ, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेकर के उस पर जो कड़े कदम उठाने चाहिए वो उठाए। और ये भी देखना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को सहायता भी देनी पड़ती है। यहाँ विजय रूपाणी जी ने ये नहीं कहा कि जनता की बेपरवाही से, लापरवाही से हुआ है। क्या बात कर रहे हो, वो खुद बोले हैं, सारी जनता ने उनका वीडियो देखा है। भले ही कई बार क्या होता है कि वीडियो रख दिया जाता है, फिर जनता का जब रोज सामने आता है तो वीडियो डिलीट हो जाता है, पर ये कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं तो सेव होता ही है। उसमें कहने की बात ये थी कि जो लोग अपने काम से निकलते हैं, अपने काम धंधे पर जाते हैं और ये जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बेवजह बिना काम के ऐसे वैसे घूमने के लिए निकल पड़ते हैं या अपनी पुरानी मान्यताओं के कारण, यानी कोरोना ये देखता है कि जैसे अगर आप काम से निकले हो तो कोरोना नहीं फैलाओगे,
अगर नहीं। कोई काम भी ना निकला है तो कोरोना फैल जाएगा, ये कैसी बात हुई एक संजय? निश्चित मात्रा में लोग जुड़ते हैं और अपने काम पर जाते हैं तो उनकी एक डिसिप्लिन रहती है, लेकिन बेवजह लोग, और ये हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि 8 महीने तक पब्लिक को, सामान्य जनता को घर में बंद रह कर के रहना पड़ा है। कई छोटे मोटे जो धंधा रोजगार थे, आर्थिक संकट भी आया, जी। ये सभी से बाहर निकलने के लिए अब सरकार की भी जिम्मेदारी जैसे है। करके वो वी से रिकवरी हम लेकर आए थे, फिर से लोगों के बिजनेस जमने लगे थे, फिर आ गया चुनावी रैलियां निकली, फिर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, फिर स्टेडियम में मैच हुई। चलो मैच तो होनी ही थी, लेकिन प्रेक्षकों के बिना तो भी तो हो सकती थी पहले से ही। यानी मतलब अभी जो 9 बजे तक का कर्फ्यू कर दिया गया है, इसमें बिजनेस जो लॉस है वो तो है ही, जिसको होना है। बाकी क्या गया सरकार का? ये जो मतलब नाइट कर्फ्यू डाला जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसका अमल करने के लिए कहा जाता है, उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती, और जो धंधा रोजगार वाले हैं उनको परेशान करने के लिए नहीं किया गया है। लेकिन जैसे चाय की मतलब किटली हो, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, पान का गल्ला हो, होटल रेस्टोरेंट, कितने भी लोग इकट्ठे हो जाए, वो चाय वाले का धंधा कैसे हो जाए? चुनाव की प्रक्रिया ये चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय करती और उसमें है, सभी पक्ष जुड़ते हैं। चुनाव प्रचार भी तो डिजिटल हो सकता था, उसमें क्यों ना रोक लगा दी गई? पीनल जी, आपका क्या कहना है? मुख्य प्रधान ने तो स्पष्ट कह दिया कि जनता की लापरवाही। आपको क्या लगता है? यहाँ पर डिबेट को रोक ले, मैं दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आपने देखा एंकर का कोई सवाल तीखा नहीं था, सीधा सवाल था, इसमें कोई तीखाई तो थी नहीं। पर जब प्रवक्ता साहब संजय रावल साहब जब ये विश्लेषण करके अपना जवाब दे रहे थे, आप उसको समझिए, बात को किस तरह से घुमाया जा रहा है। सवाल क्या था? कोरोना फैला, इसके लिए आप लोगों को लापरवाही की जिम्मेदार ठहरा रहे हो, लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, लोगों की लापरवाही जिम्मेदारी बता रहे हो। उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कोरोना का जो अटैक सिस्टम है ना, उस पर जोर किया। उन्होंने बताया कि बेवजह कोई घूम रहा है तो कोरोना फैल रहा है, लेकिन अगर आप काम से जा रहे हो तो कोरोना नहीं फैलेगा। आपने उनको सुना, मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरा, वो वुहान से हिस्ट्री की बात कर रहे, जब एंकर पूछ रही है कि क्रिकेट के मैच होने थे, आपने चुनाव प्रचार किया, उस पर वो फोकस नहीं करे और उधर उधर की बातें कर रहे। आगे डिबेट आप देखेंगे, समझ जाएंगे। डिबेट देखते हैं। देखिए, कोरोना का ये जो महामारी है, उसको पूरे भारत देश और पूरे विश्व में 1 साल पूरा हो गया। जहाँ तक की बात है हमारे गुजरात प्रशासन की, तो गुजरात के अंदर पूरे कोरोना को एक तरह से कहीं कहीं लग रहा था कि कहीं पे कंट्रोल आया है, कहीं पे लगा कि ये कोरोना की वजह से हमारे व्यापारी लोग हैं वो परेशान हुए। पर देखिए, इन सभी बातों के अंदर देखने जाए तो पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर जो कुछ भी कार्यवाही हुई सरकार की तरफ से, उसके अंदर देखने जाए तो एक तरफ सरकार ने बोला कि अभी प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, दोनों की बात करें, भारत सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, दोनों की तरफ से एक बात ये रही कि सरकार की तरफ से जो भी मुखिया हो आके कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की वजह से आप लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, गार्डन जिम सब बंद करवा दिया, छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो रविवार के अंदर, शनिवार के अंदर बड़े बड़े मॉल भी पूरी तरह से बंद करने का उन लोगों का आदेश दे दिया है, थिएटर बंद हो गए। ये सभी चीज़ों के अंदर आप देखने जाओ तो उन लोगों के, उनके चुने हुए नेताओं की शपथ विधि होती है तो उसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जैसे क्रिकेट का मामला है तो क्रिकेट के मामले के अंदर भी हमने देखा, स्टेडियम के अंदर उन लोगों की 3 से 4 मैच हो जाने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि ये 1 लाख 2 लाख की जो कैपेसिटी वाला स्टेडियम, इसके अंदर 50 से 70 हजार तक के लोग प्रतिदिन आने लगे, तो आपको पहले दिन नहीं दिखाई दिया, दूसरे दिन नहीं दिखाई दिया। अपनी जो टिकट होती है वो टिकट ही अपना एक मूल्य होता है, वो आंकड़ा होता है कि टिकट इतनी सारी बिक गई तो इतनी पब्लिक आने वाली है। तो तहाँ तक भी वो क्रिकेट एसोसिएशन और सरकार मिस कम्युनिकेशन, दोनों के बीच के मिस कम्युनिकेशन की वजह से अपनी जनता को भुगतना पड़ता है। पिछले कई 1 साल से क्रिकेट बंद थी, स्टेडियम बंद थे, तो जनता और हमारे युवा गुजरात के जो क्रिकेट को बहुत चाहने वाले लोग हैं वो तो देखने के लिए उत्साहित हो गए, वो जाएंगे। पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जनता को कन्विंस कैसे करे, जनता के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे लाए। रखा होता तो ये कम्युनिकेशन गैप जनता और सरकार के बीच का है।
वो प्रशासन को देखना चाहिए। वो बहुत बड़ी और गंभीर बाबत है कि ये प्रशासन ने जनता के बीच के कम्युनिकेशन को तोड़ के अपना मिनिस्ट्री ऐसे चलाते हैं कि जैसे वो अपने डिसीजन वो जनता को निभाना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, आप लोगों को हमारा डिसीजन निभाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ भी हो वो हम नहीं देखेंगे जी। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक विराम का। लेंगे विराम और उसके बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि कोरोना फैला उसके लिए जिम्मेदार कौन। या मेरे सहयोगी को मैं कहना चाहूँगा ब्रेक को स्किप की जाए ताकि दर्शक जल्दी से जुड़ जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि कोरोना फैला जिम्मेदार कौन। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी जगदीश जी कि मुख्य प्रधान तो बोल रहे हैं कि जनता की लापरवाही है, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार? मैडम, पहले तो आज 1 साल हो गया, हमें प्रधानमंत्री ने आज के दिन शटडाउन किया था 22 तारीख को। फर्स्ट डे से आम जनता जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, जैसे मुख्यमंत्री ने बोला, इस तरह से चलती आई है। हर एक हुक्म माना है। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई हमारे कोरोना वॉरियर्स को थाली बजा के, घंट बजा के सबको सम्मान दो, प्रजा ने किया है। प्रधानमंत्री ने बोला 2 गज की दूरी रखो, प्रजा ने रखी है। बोलते भी मास्क पहनो, प्रजा ने पहना है। धंधा रोजगार बंद करो, प्रजा ने धंधा रोजगार बंद किया, फुल्ली सपोर्ट किया। इसकी वजह से कोरोना सही में नियंत्रण में आया था। कोई त्यौहार भी प्रजा ने नहीं मनाया है, आप समझो, कोई भी त्यौहार प्रजा ने नहीं मनाया है। धंधा रोजगार घर पे बैठे 5-5 महीना 6-6 महीना घर पे बैठे हैं। कैसे खाना खाया वो प्रजा ही जानती है। परंतु जैसे चुनाव आया, जैसे कोरोना कम हुआ, मेरे हिसाब से 200-250 केस हो गए थे पूरे गुजरात में। फिर जैसे चुनाव आया तो तब ये 2 गज की दूरी कहाँ गई, ये मास्क कहाँ गया? जो प्रजा की बात है, प्रजा ने सब कुछ माना है। लेकिन प्रजा ने भीड़ भी देखा कि चुनाव में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, चुनाव में मास्क भी पहनते नहीं है। प्रजा ने मैडम करोड़ों रुपया का तो दंड भुगता है मास्क की वजह से। जैसे सरकार ने किया सब कुछ प्रजा ने किया। प्रजा भी अभी समझ रही है कि सरकार हमको उल्लू बना रही है। सरकार ने चाहा तब सब कुछ किया, लेकिन अभी सरकार ने चुनाव में इतनी भीड़ इकट्ठी किया। फिर आया क्रिकेट का स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भीड़ इकट्ठी हुई, तब कोरोना को कुछ नहीं हुआ। तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गया, ये मास्क कहाँ गया? तब भी बोलना चाहिए था भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। कोई भी जगह पे मुख्यमंत्री ने बोला है कि भी मैच के दरमियान आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। प्रजा को कोई भी आदेश दिया? अच्छा, रात को 12 बजे तक 2-2 बजे तक चुनावी रैलियाँ, चुनावी सभा, फिर खाटला बैठक, सब कुछ हुआ। कोई मास्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर ये तो होने वाला था, इसमें आप प्रजा के दोष मत दो। प्रजा भी अभी सब समझ गई है कि ये सब सरकारी करती है। बाद में जब जीसीए का अमलदार बोलता है कि भी अभी तीसरी 20 से प्रजा या प्रेक्षकों को हम नहीं आने देंगे या प्रेक्षक के बिना मैच खिलाएंगे, तो पहले कहाँ गए थे? फर्स्ट मैच से ये करने की ज़रूरत थी। और तब विजय रूपाणी जी, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, ट्वीट करके अभिनंदन देते। अरे आपको अभिनंदन नहीं देना है, आपको तो निर्णय लेना था कि भी जीसीए वाले आप ये मैच भले क्रिकेटर के बीच में हो लेकिन प्रेक्षकों को मत बुलाओ। वो इसको पहले आदेश देना था। वो तो अभिनंदन देते भी ये आपका निर्णय अच्छा है। तो आप ये बीच में प्रजा कहाँ से आई? और लास्ट में क्या करते आके, कल से 9 बजे से कर्फ्यू। अरे भाई 9 बजे से कर्फ्यू, आज रात को तो 50% पब्लिक ऐसे ही बाहर निकलती है। दिन में होटलें चलेगी, वहाँ कैसे पब्लिक खाना खाती है भाई? इस तरह से वो रात को भी खाना खाएगी। आज एक होटल बंद होती है, आज चाय वाले की एक रेकड़ी बंद होती है। मैडम इसके पीछे आप समझो कि भी रेस्टोरेंट के पीछे शाक भाजी वाला, इसके पीछे वो टेम्पा वाला, करोड़ों लोगों की रोजगारी है। जो आदमी रोज का कमाता है, रोज का खाता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी इसका जवाब प्रजा खुद समझ गई है। मैं बोलता हूँ 2022 में बहुत सहन किया प्रजा ने, बहुत सहन किया है। प्रजा अंदर से त्रस्त है। आपने देखा होगा शायद मीडिया में भी, ये 2-3 दिन से जो मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं प्रजा का, जो आक्रोश व्यक्त हो रहा है सरकार के सामने,
जो देखने लायक नहीं है, बोलते हैं मेरा धंधा हम खाएंगे क्या। आज अपघात कितना बढ़ गया, आप देखो पूरी फैमिली, मध्यम वर्गीय आदमी गरीब होता जा रहा जी। है, पूरी फैमिली अपघात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, फैमिली में झगड़ा हो रहा है। क्यों? कि शिक्षण फी कि या टैक्स सब कहाँ से भरेंगे आदमी, तो घर में फैमिली में झगड़ा होता है पैसा की वजह से, तो झगड़े की वजह से छूटा छेड़ा। अब इसकी इफेक्ट आप देखो, इफेक्ट बहुत अंदर तक जाती है, ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसको अभी क्या एक घमंड हो गया है कि अभी मेरी सरकार है, मैं बोलूँ ऐसे जनता करती है और वोट भी जनता हमको ही देती है। लेकिन हर एक चीज का अंत होता है मैडम। कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल का वध किया था, 100 बार गाली सुना था। अभी प्रजा एक कृष्ण भगवान है, ये शिशुपाल का वध 2022 में 100% होगा। मैं आपको आपकी चैनल से जनता की बोल रहा हूँ कि भी शिशुपाल का वध करना ही करना है। 100 गाली नहीं तो बहुत हो गया अत्याचार, अपना करो खुद तो कुछ नहीं, जनता का तो भी एक मत करो, ये मत करो। आज 5 दिन पहले की बात है, पाटिल जी ने अपना जन्मदिन मनाया, आप देखो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग था। आज एक प्रमुख पार्टी का प्रमुख जन्मदिन मनाने की जरूरत है। जगदीश जी, आप बात कर रहे हो सीआर पाटिल की, राजेश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। पहले मुख्य प्रधान बोलते हैं कि ना स्टेडियम की मैच से कोरोना फैला है, ना चुनाव प्रचार से, ये तो जनता की लापरवाही है। और फिर देखा गया कि सीआर पाटिल एक प्रेस नोट जारी करते हैं जिसमें लगते हैं कोरोना के मामलों के चलते हम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करते हैं। तो क्या ये विजय भाई की बात सीआर पाटिल भाऊ ने शायद सुनी नहीं थी कि कोरोना जो है वो राजनीतिक कार्यक्रमों में तो फैलता नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि विजय भैया नितिन भाई की आलोचना कर रहे हैं। मेरी तो ये मान्यता है कि इन दोनों को जो रिसर्च कर रहे हैं ना कोरोना पर, उसका लाभ WHO को लेना चाहिए और अपने एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर देना चाहिए जी। क्योंकि जिस तरह से कोरोना को लेकर वो थियरी एक के बाद एक बता रहे हैं कि कौन सी भीड़ से कोरोना फैलता है, कौन सी भीड़ से नहीं फैलता, यानी कि आज तक विश्व में किसी भी वैज्ञानिक ने ये तारण नहीं निकाला था कि 10-15 लोग चाय की कितली पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ कोरोना पहुंच जाता है, लेकिन 1000-2000 लोग अगर इलेक्शन की रैली में जाते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं जाता। यानी कि कोरोना को लोकतंत्र से एलर्जी है, कोरोना को चुनाव से एलर्जी है, कोरोना को राजनीतिक लोगों से एलर्जी है। तो कोरोना जहां जहां चुनाव हो गए तो मुझे तो लगता है कि WHO को एक लेटर लिख के विजय भाई को ये बताना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आप रद्द कर दो। आप सारे विश्व के अंदर वो महीने दर महीने इलेक्शन करवाओ, आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम करो और रैलियां करो, तो उससे कोरोना नहीं आता। दूसरा लॉजिक उन्होंने बताया कि स्टेडियम के अंदर, नितिन भाई ने जो बताया, स्टेडियम के अंदर 50-60 हजार लोग थे। गुजरात की बस्ती कितनी है और अहमदाबाद में मैच थे तो सूरत में क्यों फैला? उसका मतलब ये हुआ कि 60-70 हजार लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनसे कोरोना नहीं फैलता। तो दूसरा उसका मतलब ये भी हुआ कि MTS में 50 लोग के बदले 25 लोग बैठ के जाते हैं तो वहां भी कोरोना नहीं फैलना चाहिए, लेकिन AMTS में कोरोना चढ़ जाता है। BRTS इतनी पसंद है कोरोना को कि BRTS में कोरोना चढ़ जाता है, यानी कि उसको मुसाफरी लोगों के साथ करना पसंद है, राजनीतिक लोगों के साथ उनको उठना बैठना कोरोना को पसंद नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हैं बिल्कुल हास्यास्पद बात है, जिसके ऊपर कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ऐसी बातें करके फिर जनता के ऊपर डाल देना। यहाँ बात हुई कि जनता ने आप कहा तो थाली बजाई, जनता ने कहा तो दिए जलाए, जनता को बोला जनता कर्फ्यू करो तो घर में बैठे रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने धंधा रोजगार बंद कर दिया, जो भी हो जैसे भी हो उन्होंने चलाया और अपना घर परिवार को देखा। उसका मतलब ये है कि ये लोग को पता ही है कि हम जनता को जिस डंडे से जिस रास्ते पर ले जाएंगे जनता उस रास्ते पे चलेगी। और जो आज आक्रोश की बात हो रही है तो ये मदारी और बंदर का जो खेल है उसमें मदारी के साथ साथ जो बंदर है, जिसको मैं ये प्रजा बोलता हूँ कि जो इसमें शामिल है, उनका भी उतना दोष है। आज चिल्ला रहे हैं, आज छाती पीट रहे हैं। आपके पास 2 महीने पहले आपका आक्रोश व्यक्त करने के लिए, ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ, 1 साल से ये लगातार हुआ आपके साथ। मजदूरों के साथ क्या हुआ, व्यापारियों के साथ क्या हुआ, आम आदमी के साथ क्या हुआ, मास्क के नाम पर आपसे कितने पैसे की उगाई हुई। और दूसरी बार आप देख रहे हो टीवी चैनलों पर जिस तरह से बिना मास्क के आज भी राजनीतिक दल के लोग घूम रहे हैं, और किसी भी पुलिस वाले, किसी भी कलेक्टर में इतना जमीर नहीं बचा,
इतना गुर्दा नहीं बचा कि एक राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के बोले कि साहब आपने मास्क नहीं पहना है, आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना है। यानी कि जो तंत्र है वो तंत्र भी बिल्कुल लाचार अवस्था में है। जो सत्ता है वो सत्ता कोरोना से फुटबॉल खेल रही है। आज ये थियरी लगाएगी, दूसरी बात दूसरी थियरी लगाएगी। आपने जो सवाल किया कि विजय रूपानी साहब ने बोला कि चुनाव और ये राजनीतिक रैलियों से कोरोना नहीं फैला, और शाम को CR पाटिल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को रद्द करती है। यानी कि दोनों बात विरोधाभास है। अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम से कोरोना नहीं फैलता तो आपको प्रोग्राम चालू रखना चाहिए। अगर 60-70 हजार लोग स्टेडियम में इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर तो उससे कोरोना नहीं फैलता तो मैच रद्द नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो स्टेडियम की हुई कि उसमें प्रेक्षक को अलाउ करना यानी जनता को अलाउ नहीं किया, तो उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने GCA को नहीं पत्र लिखा, नहीं विनंती की, जब तक कि उनके पास तो एपिडेमिक एक्ट था, उनके पास अधिकार था कि वो GCA को बोल सकते थे कि भाई ये बंद कर दो आप। लेकिन वो कैसे कहते, क्योंकि वहां पर जो बैठा हुआ आदमी है वो तो उनके मालिक का बेटा है। उनको बोलने जाएंगे तो जो नितिन भाई से बच के बचाते हुए कुर्सी मिली है विजय भाई को, वो कुर्सी छीन जाएगी। तो विजय भाई भी की कुछ मजबूरियां है। मतलब ये है कि आज जो कोरोना है, हम टीवी डिबेट में बार बार कह रहे थे कि जिस प्रकार से ये चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव के बाद कोरोना का फैलना तय है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोला, आहना ने भी बोला, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यही चीज मध्यवर्ती चुनाव जो 8 विधानसभा के हुए थे उस वक्त भी हुआ था, और उसके बाद जो दिवाली हुई उसके बाद भी हुआ था। मुझे याद है कि कोरोना की जब शुरुआत थी तब 50-100 केस मुस्लिम बिरादरी का, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मुस्लिम बिरादरी के 50 या 100 केस हो गए। उसमें मीडिया भी शामिल था, जिसको हम अभी गोदी मीडिया बोल रहे हैं कि जो सरकार की लाइन पर चलता है, वो भी शामिल था, पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी, और सोशल मीडिया में ट्रोल करने वाले जो पेड लोग हैं वो भी शामिल थे। एक समुदाय को पूरे कोरोना के लिए, हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना फैला उसको कोरोना के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दिया था। तो उसके बाद आप जो राजनीतिक जमाती लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई नहीं, उसका कोई दोष नहीं था, उस पर राजद्रोह भी कैंसिल हो गया। तो उसके बाद बार बार जो गैर जिम्मेदारी राजनीतिक दल दिखा रहे हो, उसमें भी जो विशेष जिम्मेदारी जिनकी सरकार की है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी दिखा रहे हैं। कल की बात करो, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के जो पाटन है उसके अंदर मास्क के विरुद्ध में वहां का जो लोकल अथॉरिटी था वो एक मूवमेंट चला रही थी, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के नगरपति जो चुने हुए थे उसकी रैली निकली। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। वो मूवमेंट चलाने वाले एक भी पुलिस अधिकारी ने किसी को न रोका, उनको जाने दिया, वहां पर रास्ता साफ किया, ट्रैफिक जाम था, लेकिन किसी को एपिडेमिक एक्ट के तहत जुर्माना नहीं हुआ। यानी कि मेरे लिए कानून अलग है गुजरात के अंदर, और जो पावर वाले लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए कानून अलग क्या है। कहना है, ये दोहरी नीति क्यों? ठीक है, मतलब मैं यहाँ जनता रोकता हूँ। अगर मास्क नहीं मैं यहाँ पहनती रोकता तो हूँ, मैं यहाँ उनसे रोकता हूँ, हमें रोकता हूँ, दंड रोकता हूँ। मेरे सहयोगी को कहता हूँ रोकता हूँ। तो आपने देखा तीनों जो पार्टिसिपेंट थे, पैनलिस्ट थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। किस तरह से पक्ष रख रहे, बड़ी शांति से डिबेट हो रहा है, बड़ी हेल्दी हो रही है। आजकल टीवी के पर्दे पे आपको इतना हेल्दी डिबेट देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है, और जो आखिरी दलीलें दे रहे थे वो राजेश रावल थे, वो स्वतंत्र राजनीतिक विशेषज्ञ है, सटीक विश्लेषण होता है उनको। मैं बहुत नज़दीकी से उनको अध्ययन करता हूँ। उन्होंने जो बातें कही है, जो WHO को उन्होंने नसीहत दी डाली कि अपनी रिसर्च टीम में मुख्यमंत्री को आप शामिल कर लीजिए, ये आप हल्के में लीजिएगा। क्या होता है कि डिबेट में जब आप चर्चा करते हैं तो कभी हो जाता है थोड़ा स्टूडियो गर्म भी हो जाता है, तो ऐसी बातों को हमें वेलकम करना चाहिए। उनकी जो दलील है, जो तर्क है, आप उसको समझिए कि 60,000 की क्षमता प्रेक्षकों की हो गई है, स्टेडियम में कोरोना नहीं फैलता, लेकिन 50 या 60 मुसाफिर की MTS बस में जरूर फैलता है। आपको इस भेद को समझना चाहिए, सरकार के इस खेल को समझना चाहिए। यहाँ तक तो डिबेट बिल्कुल ठीक जा रहा था, बड़ा हेल्थी हो रहा था, और इस पर मैं संजय रावल को खुद अभिनंदन देना चाहूँगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब डिबेट होती है तो भाजपा के जो प्रवक्ता होते वो इतनी आराम से इतनी हेल्दी डिबेट होने नहीं देते, वो बीच में हस्तक्षेप करते, चाहे फिर वो एंकर बोले या दूसरा कोई अपना पक्ष रखता हो।
लेकिन संजय रावल बड़ी शालीनता से आज तीनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, तीनों लोगों को अपना पक्ष रखने दे रहे थे। मैं संजय रावल को अभिनंदन देता हूँ और आपको डिबेट की आगे की सफर पे लेके चलता हूँ। आगे चलते हैं। देखना है, अगर राजनीतिक लोग बिना मास्क के निकलते हैं तो उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और दूसरी बात जो राजेश जी ने बताई थी शुरुआत में कि कहीं ना कहीं विजय रूपाणी जी के पास शायद कोई ऐसी मतलब साइकोलॉजी है या कोई ऐसा फॉर्मूला है उनके पास कि चुनावी रैली हो तो वहां कोरोना नहीं फैलता, स्टेडियम में अगर भीड़ इकट्ठा होती है वहां कोरोना नहीं फैलता, एएमटीएस और बीआरटीएस में फैल जाता है। सबसे पहले तो कोरोना की परिस्थिति को समझने के लिए खुले मन से ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की एंट्री कैसे हुई, उसका अपने देश पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, कम खर्चे में और कम समय में पूरे विश्व में जो मृत्यु दर हमारे सामने आया है, यहाँ तक कि समृद्ध देशों में भी उसके सामने अपने आसानी से उसको कैसे कंट्रोल किया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जिस जिस जी आप मौके शुरुआत पर। की बात कर रहे थे तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब कोरोना को नमस्ते कहाँ से हुआ था? कोरोना जो परिस्थिति है, मेरे पास तारीख के साथ पूरा, यदि मुझे समय दिया जाए तो जी कब जी कब क्या किया गया मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 जनवरी से जब से पता चला कि चाइना में ये शुरू हुआ है, 8 जनवरी को अपने यहाँ पहली मॉनिटरिंग मीटिंग हुई केंद्रीय लेवल पर, 17 जनवरी को स्क्रीनिंग शुरू कर दिया, 25 जनवरी को रिव्यू मीटिंग हुई, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और ये देखते देखते पता चला, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ 1 अरब 35 करोड़ लोग जहाँ रह रहे हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो और अपने ही देश के लोग दूसरे देशों में हो, दूसरे देश के लोग अपने देश में हो, ऐसे में ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लादा जा सकता कि जिससे ऐसी परिस्थिति खड़ी हो कि लोग सब परेशान हो जाए। नहीं, फिर भी आपके कहने का मतलब क्या था? मतलब नहीं, तो इसका मतलब तो ये कोरोना के लिए जरूरी नहीं था, मतलब आप जो बात कर रहे हो, क्या वो कार्यक्रम को मैं याद करूं तो चलो बहुत अच्छा है, वो मेहमान बन के आए थे ट्रम्प जी हमारे यहाँ पे और हमारा धर्म था कि उनकी अच्छी खातिरदारी करना। पर क्या देखा एंक, मैं यहाँ रोकता हूँ, एंकर ने बड़ी खूबी से अपना पक्ष रखा है, एक सवाल रखा हुआ है, संजय रावल इसका जवाब दे रहे थे, लेकिन साथ में वो कोरोना की हिस्ट्री बता रहे थे, एक होमवर्क करके गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से अधूरा। रावल कह रहे हैं कि 7 जनवरी को पता चला कि कोरोना वुहान से आ चुका है और 8 जनवरी को भारत में एक मॉनिटरिंग मीटिंग हुआ। बहुत अच्छी बात है, जानकारी के लिए आपको अभिनंदन देना चाहूँगा। 18 या 19 तारीख का या 17 तारीख का वो कोई जिक्र करते हैं और 25 तारीख पे आके रुक जाते। मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो अधूरा होमवर्क रह जाता है। आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। 30 जनवरी को WHO ने पूरे विश्व के सभी देशों को कोरोना को लेकर एक मीटिंग के दौरान अपने वहां बुलाया था। हर देश का प्रतिनिधि वहां गया हुआ था। 30 जनवरी को ये मीटिंग चली, 31 जनवरी को ये मीटिंग चली और 1 फरवरी को ये मीटिंग खत्म होने के बाद WHO ने एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी कि ये बीमारी महामारी होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ 1 फरवरी की, तारीख में गलती ना कीजिएगा, और मैं भी अब जहाँ तक हो सकेगा याद करके बोल रहा हूँ, और गणित का कमजोर विद्यार्थी हूँ तो कहीं से गलती हो जाए तो आप दर्शक मुझे सुधार लीजिएगा। लेकिन 1 फरवरी को एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया WHO की ओर से आई थी कि ये महामारी होने जा रही है। हर देश लॉकडाउन जैसी योजनाओं पे विचार कर सकता है, लेकिन हर देश लॉकडाउन के मामले में स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि देश को अपनी परिस्थितियों के आधार पे ये निर्णय लेने हैं। ये WHO कह रहा था। WHO ने ऐसा नहीं कहा कि कल के कल आप लॉकडाउन कर दीजिए। अब जो रावल कह रहे वो ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहे थे। उनका कहने का मतलब शायद यही था कि देश के बाहर जो भारतीय थे, अगर लॉकडाउन हो जाता या इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो जाती तो वो फंस जाते, अफरा तफरी का माहौल हो जाता। सहमत हूँ इनकी बात से, वो ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहे जहाँ तक मैं उन्हें अभी तक समझा हूँ। लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपने लॉकडाउन नहीं किया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं किए, आपको पता था कि महामारी होने जा रहा है, WHO स्टेटमेंट दे चुका है,
इंटरनेशनल फ्लाइट भारतीयों को लेकर भारत के हवाई अड्डों पे आई, मोस्ट वेलकम, स्वागत है उनका। लेकिन आप एयरपोर्ट के ऊपर उन सभी जो विदेश से आ रहे थे भारतीयों का स्क्रीनिंग नहीं कर पाए। और अगर मैं गलत हूं तो मेरी जानकारी जहां तक सही है तो 45,000 प्रवासी भारतीय ऐसे थे जो बिना स्क्रीनिंग के भारत के किसी न किसी हवाई अड्डे से अपने घर जा चुके थे। इनमें से कौन पॉजिटिव था, कौन कोरोना नेगेटिव था, मैं नहीं जानता, मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ये 45,000 को ढूंढने के लिए लॉकडाउन के दौरान पुलिस और पालिका की टुकड़ी या टीम कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी में जाती थी। आप इस बात पे रावल साहब ने गौर नहीं फरमाया तो मैंने फरमाया अब डिबेट की आगे की यात्रा हम करते हैं। भीड़ नहीं इकट्ठा करते हम, सिर्फ वो आते देख लेते। उन्हें देखना तो स्टेडियम ही था ना। नहीं, दूसरी बात है, संजय भी जो बात बता रहे हैं कि जो जी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं कि इस जी। तारीख को ये आया, इस तारीख को मीटिंग हुआ, इस तारीख को ये हुआ, यानी जो भी बात है वो पेपर की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बाहर से जो लोग थे वो फंस जाते, हमारे देश से जो विदेश में जाने वाले थे वो लोग फंस जाते। यानी कि हवा से एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोगों की चिंता सरकार ने की। जो जमीन पर थे, जो मजदूर लोग थे, जिनके पास ट्रेन का किराया तक नहीं बचा था, जिनके पास एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कोई पर्याय नहीं था, उसके पास खाना नहीं था, उसके लिए सरकार ने चिंता नहीं की। वंदे मातरम फ्लाइट चलाई विदेश से लोगों को लाने के लिए, लेकिन अपने ही देश के जो मजदूर थे वो बिना जूते के पांव से खून बह रहा है, सड़क पर उनका खून बह रहा है, अकस्मात में मारे जा रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह बच्चों को अपने साथ लेकर, कंधों पे लेकर, और रास्ते में कई लोग मर गए। तो ये सरकार जो है, जो बार बार बात हो रही है कि ये सरकार एक वर्ग विशेष की सरकार है, तो आपने उनकी तो चिंता की, लेकिन जो हमारे देश के अंदर मजदूर थे उसकी चिंता नहीं की। दूसरी बात, जो बात बता रहे, मार्च तक एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की कोई प्रकार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। आरटीपीसीआर केस टेस्ट सभी का हो, ऐसी व्यवस्था करते करते लगभग फरवरी के 25 या 26 तारीख से ये शुरू हुआ कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता था, उसको जाने दिया जाता था अपने जो भी गांव है वहां पर, और वहां पर जब उसको कोरोना पॉजिटिव आता था तो उस वक्त होटल में या तो दूसरी जगह पर उसको क्वारंटाइन करना शुरू हुआ। यानी कि जनवरी से फरवरी के अंत तक सरकार ने बाहर से आने, ये तो पता ही था कि ये कोरोना जो है वो बाहर से ही आ रहा है जी, हम भीतर से नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये करना था कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसको प्रोहिबिटेड करना था। जितने भी लोग आए, लोग बाहर थे, उसको लाना ही चाहिए देश के अंदर, लेकिन जितने लोग बाहर से आए 14 दिन के लिए गवर्नमेंट के हाउस के अंदर उसको क्वारंटाइन करना, उसको जब तक नेगेटिव ना हो तब तक उनके घर तक नहीं पहुंचने देना। ये अगर व्यवस्था की होती तो जिस तरह से कोरोना पूरे देश के अंदर फैल गया, क्योंकि पहले से ये बात थी, ये रेशन कार्ड वाले का जुर्म नहीं है, ये पासपोर्ट वाले का जुर्म है। तो पासपोर्ट वालों को सबसे पहले कंट्रोल करना था, वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो रेशन कार्ड वाले थे वो परेशान हुए। जिम्मेदार है जो उड़कर जो विदेश से आई, यानी फिर भी नहीं, जनता तो जिम्मेदार है, जनता ही लापरवाह, जनता तो जिम्मेदार है। मैं जनता तो बख्शी नहीं रहा, क्योंकि जनता पूरे अत्याचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार के आचार है वो सारे सहन करके अपने थाली में पुलाव की तरह खा लेती है। और जब चुनाव आता है तो जाके बिना नाम जाने, अभी जो चुनाव हुआ उसमें 4 प्रत्याशी थे, चारों प्रत्याशी को 4-4 स्टैंप मार के चले आए हैं, और अभी ये बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं। तो आपकी परेशानी जब है उसको व्यक्त करने का आपको मौका मिलता है लोकतंत्र के अंदर, कि अगर सरकार को आप कुछ सजा देना चाहते हो या उसको बताना चाहते हो कि नहीं हम आपके गुलाम नहीं है, आप कहेंगे तो हम थाली बचाएंगे, आप कहेंगे तो हम दिए जलाएंगे, लेकिन हमारी भी आवाज है, वो अगर आप नहीं करते, और जब चुनाव आता है तो आप जैसे भी बंधुआ मजदूर है किसी पार्टी के, उस तरह से अगर मत देकर वापिस आ जाते हैं और सत्ता परिवर्तन नहीं करते, पुनरावर्तन करते, और फिर वही सत्ता के लोग
जब आपको परेशान करते हैं रातों रात एमटीएस बीआरटीएस बंद करने से, मैडम कितने लोगों को जो रोजगार के लिए यहाँ से गांधीनगर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, नरोडा से अगर एसडी हाईवे पर आना है तो उसको 100-200 रुपया खर्च हो जाता है, उतना तो उनका दिन का सैलरी नहीं होता। तो ये सोचना चाहिए। रातों ये जो बोल रहा है कि हमने सोचा कि बाहर से लोग आए, कहना है कि आप जो मतलब भाजपा के लोग बताते हैं कि हमको जनता ने प्रेम दिया है, हमको जनता ने भारी मतों से जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये जो एएमटीएस और बीआरटीएस है, चलो मान लेते हैं कि कोरोना फैल रहा था, बंद कर दी गई है, तो क्या अब ये भाजपा की फर्ज में नहीं आता कि अपनी प्राइवेट कार लेके जाए और जनता की सुविधा में लग जाए? आप लोग इल्जाम करते हो और मुझे बोलने तो देते नहीं हो। पर इल्जाम का सवाल ही क्या कहाँ आया? भी तो नहीं, मेरा नहीं, तो पक्ष वही तो बात हो मेरे- गई। नहीं, विजय अभी रूपाणी संजय जी वेगस जैसे तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ इल्जाम कर कि रहे हैं। सरकार ने कोई काम नहीं किया अरे और आप सरकार लोग ने क्या इतने काम बुद्धिमान किया थे। वो देख लिया ना हमने। जनता लापरवाह, बोलो उनको चुनाव प्रचार विजय रूपाणी जी को दिखता नहीं है, उनको स्टेडियम की तो भीड़ आप नहीं लोग ही दिखती। चर्चा करो, मैं बैठता हूँ सुनता हूँ। जी कोई बात नहीं, आप अच्छा है भाजपा कभी तो सुने लोगों की। पीनल जी आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ समझने लायक बात है। सीधा इल्जाम डाल दिया जाता है कि आप बुद्धिमान लोग हो, आप चर्चा कीजिए, और जैसे पीछे हट करना होता है तो क्या कहा जाता है, मैं चुप रह के बैठूंगा, आप लोग ही चर्चा कीजिए। मतलब एक तरीके से बॉयकॉट, मैं हाजिर रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? वो नहीं कहेंगे साहब कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस आधार पर ये बोलने जा रहा हूं, तो आप इसको समझिए। उनके आगे के जो प्रवक्ता थे क्या पक्ष रख रहे, ये बात क्या हम नहीं बोल सकते क्या कि मजदूर पैदल जा रहा था, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी? क्या वो रेलवे पटरी के मरे हुए 12 मजदूर हमारे नागरिक नहीं थे, हमारे भाई बहन नहीं थे? और नहीं थे तो हमने बचपन में स्कूल में क्यों प्रतिज्ञा ली थी, भारतवासी मेरा देश है, हर एक भारतीय मेरा भाई बहन है? तो क्या उसकी बात इस डिबेट में न हो? उस बारे में राहुल साहब कुछ नहीं कहते और सीधा पीछे हट जाओ कर लेते। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग अपनी चर्चा कीजिए। ठीक है राहुल साहब, सुन लीजिए, डिबेट में आगे की यात्रा करते हैं। ये बात हो रही है तो उसके अंदर देखिए तो कागजों पर जो मीटिंग के एक के बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, देखते देखते पूरे देश के अंदर कोरोना फैल गया, सभी लोग संक्रमित हुए। पूरा देश खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। कैसे खत्म होगा? सुनिए मेरी बात। कोरोना फैल गया, कई लोगों की मौतें हो गई, सब कुछ हो गया। और 2 दिन पहले की बात लीजिए तो उसके अंदर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब ये तय किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि गुजरात के अंदर सभी लोगों को रात्रि कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया गया, साथों साथ कई 5-6 चीजों के अंदर रोक लगाई गई पूरे राज्य के अंदर, कि उसके अंदर कॉमर्स फैकल्टी की पूरे गुजरात के अंदर एग्जाम चल रही थी। ठीक है, तो उसके अंदर उन लोगों ने कहा रात को 8 और 9 बजे, जिस तरह के दूसरे दिन 1 बजे एग्जाम है, उसकी अगली रात को 8 और 9 बजे उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि एएमटीएस बीआरटीएस बंद किया जाता है। यहाँ तक बात नहीं दिखती है। हमारे कांग्रेस पक्ष के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का, हमारा जो एनएसयूआई का संगठन है, हम वहां पहुंचे कुलपति के पास, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास। वो भी एक छात्र संगठन की राजनीति से आते हैं, वो हमारे छात्र संगठन की बात समझे, वो आशा से हम उनके पास गए। तो हमने उनको बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है, वो करना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि आपने ये एग्जाम ले रहे हो तो उसके अंदर बच्चों को आने जाने के लिए एमटीएस और बीआरटीएस की सुविधा को उनके लिए स्पेशल शुरू की जाए। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रशासन उन लोगों को इस्तेमाल करे, उसका गैर इस्तेमाल ना हो जाए। उसके बारे में प्रशासन ने सोचा था, नहीं सोचा था, क्यों रोक लगा दी? और दूसरी बात, ये एग्जाम ले रहे हो तो एग्जाम के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा, एग्जाम के अंदर कोरोना से लोग संक्रमित नहीं हो गए, लोग कहां से यहां तक पहुंचे के उसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो तभी वो कुलपति जी ने हमारी बात न सुन के वहां से चले गए। फिर हम अहमदाबाद के मेयर जो नए चुन के आए हैं, वो बस्ती में से आते हैं, तो हमने उनकी संवेदना को देख के हम परमार साहब से मिलने गए। तो उन्होंने हमको ऐसा बताया कि ये मेरे अंदर में नहीं आता है, ये शिक्षा मंत्रालय का काम है, वो भूपेंद्र श्री बापू से मिलना होगा वहां गांधीनगर के अंदर। तो हमने उनको रजूआत की, आप का तो बीआरटीएस और एएमटीएस की बस बच्चों के लिए शुरू कीजिए या तो फिर एग्जाम को रद्द कीजिए। इतनी सारी सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष की जो कुछ भी हमारे निवेदन थे, हम आक्रोश दिखाया, हमने विरोध किया। उसके बाद सरकार जागृत हुई नहीं, सरकार तो अपने विधानसभा सत्र के अंदर पड़ी हुई थी, उनको मालूम भी नहीं था कि बच्चे इतने परेशान हो रहे। तभी उनको तत्कालीन 2 से 2:30 बजे तक के कॉमर्स फैकल्टी की प्रथम एग्जाम चल रही थी, एग्जाम के बीच के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि कॉमर्स फैकल्टी की सारी एग्जाम रद्द की जाती है।
ये तो हुई बैटलर की बात। शाम तक 7 और 8 बजे तक शिक्षण मंत्रालय को यह भी पता नहीं था कि मास्टर की एग्जाम लेनी है कि नहीं लेनी है। उन लोगों को ऐसा था कि मास्टर के अंदर तो कोरोना नहीं फैलेगा। शाम के वक्त हमने फिर से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे बड़े नेता ने हमारे शिक्षक के लगते हुए उन्होंने पत्र लिखा, हमारे ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। बाद में उन लोगों ने देर रात को मास्टर की अलग से प्रेस आई कि अभी मास्टर को हम खत्म कर रहे हैं, कि मास्टर की एग्जाम नहीं लेनी चाहिए। ये तो कैसी बात हो गई। जिम की बात करें, जिम के अंदर भी आप देखने जाओ तो केंद्र सरकार तो बोलती है इम्यूनिटी बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, तो आप लोग इसको आप देखिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार और जनता के बीच के मिसकम्युनिकेशन वजह से ये सारे उन लोगों को, व्यापारियों को बंद कराने देना पड़ता है। आज से सारे धंधे बंद, आज से सारी दुकानें बंद। पर आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन काम, कम्युनिकेशन तो कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपके समय आपको समय दिया गया था, आपके समय ने अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को नहीं बोलना है, तो अभी आप सुन लीजिए। आपका समय आए तो नहीं, आपका समय आए तो आप बोल देना। अभी हमारी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात। यहाँ रोकता हूँ, पिनल सही कह रहे। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो रावल साहब का जब पक्ष रखने की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग ही डिबेट कर लीजिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। तो पिनल उसी बात को दोहरा रहे। अब रावल साहब को लग रहा है कि पक्ष की बेइज्जती हो रही है, आपने पे मुद्दे भारी हो रहे, तो रावल साहब बीच में आते हैं, पिनल मौका नहीं देता उनको। यहाँ से आप रावल साहब पे जरा गौर फरमाइएगा। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। मेरे सहयोगी अब आगे की यात्रा कराएंगे। ये तय करते हो कि ये नहीं, हम कोई तय नहीं करते। भारतीय जनता पक्ष ने फैलाया। तो आप स्वीकार करते हो, आप स्वीकार करते हो तो भाजपा ने फैलाया होगा, आपने स्वीकार किया होगा तो आपने फैलाया होगा। ये वन वे जा रहा है, वन वे तो जाएगा, पूरे गुजरात के अंदर जाएगा वन वे, क्योंकि आपकी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है तो प्रशासन के ऊपर ही आक्षेप लगेगा, प्रशासन के ऊपर ही आक्षेप लगेगा। कि विजय रूपाणी जी ने ऐसा क्यों बोला कि जनता लापरवाह है? मुझे संजय भाई परेशान हो रहे हैं अभी। ये तंदुरुस्त चर्चा नहीं हो रही है। ये तंदुरुस्त ही क्योंकि चर्चा मुझे है। तो बोलने का मौका ही नहीं। मैं बोलता हूँ तो बोले आप बोलो। संजय भाई को इनका नहीं, संजय भाई को उनका पक्ष। तो इसका मतलब है मैं कि यहाँ रोकता हूँ, गौर फरमाइए। संजय रावल कह रहे हैं कि मुझे बोलने दिया नहीं जा रहा। 3 बार एंकर कह रही है, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। उस बात को दरकिनार करके कि खुद संजय रावल कह चुके हैं कि मैं चुप रहूंगा, आप लोग डिबेट कीजिए, फिर भी एंकर पक्ष रखने का मौका दे रही है। अब थोड़ा आगे देखिएगा। वैक्सीन की खोज कांग्रेस पार्टी ने की। अरे किसी ने खोज नहीं की, नहीं, उल्टी बात पे नहीं जाने का, कभी भी उल्टी बात पे नहीं जाने का। ऐसी खोज की बात, ऐसी बच्चों वाली मजाक की बात नहीं करने की। यहाँ रोक लीजिए। उन्हें जब लगा कि मुद्दा उन पे भारी हो रहा है तो मुद्दे को भटकाया जाता है। ये बड़ी तालीम होती है, ये 3-4 महीने का एक कोर्स है, इस पे किसी दिन और बात कर लेंगे। लेकिन तुरंत कि वैक्सीन की खोज कांग्रेस ने की, देखा पिनल ने बात को पकड़ लिया, आप उल्टी बात ना करें। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था कि वैक्सीन की खोज किसने की, उस पर अपना पक्ष रखा जाए। तुरंत उन्होंने मुद्दा भटकाने की कोशिश की, जो ट्रैक पे से पिनल भटकने नहीं दे रहे। पिनल को इसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। बात नहीं करने की, सीधी कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आ जाते हो? प्रशासन में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है। वैक्सीन हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, सभी प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आते हो कि हमने खोज की? ये आपका बच्चों जैसा निवेदन आपको अच्छा लगता है? इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के ऊपर अपनी बहुमति की सरकार, राज्य के अंदर आपकी बहुमति की सरकार, कॉर्पोरेशन के अंदर इतने सारे आपका बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, और आप ऐसी बच्चों के जैसी बात करते हो कि वैक्सीन की जिम्मेदारी हम बनाए। कैसी बात करते हो आप? मेरा पक्ष तो रखने नहीं देते। तो रखो, आप मेरी 5 मिनट करके इनको दीजिए, इनको पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो कि नहीं गलत हो, जनता को लापरवाह बताते हैं। जी संजय जी बोलिए, आपका मत मैडम ये पॉलिटिकल डिबेट है। एक बार फिर संजय रावल आरोप लगा रहे हैं मुझे अपना पक्ष रखने दिया नहीं जा रहा है। एंकर को फिर से आपने सुना हो या फिर से सुनवा लूं, मेरे ख्याल से सुना ही है। 3 बार एंकर कह रही है कि आप बोलिए, आप बोलिए। उस बात को भी दरकिनार कर रही है कि खुद डिक्लेयर कर रहे थे संजय रावल के मुझे डिबेट में बोलना नहीं है, फिर भी बोल रही है। उनके नाम से बोल रही है कि संजय जी आप बोलिए। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने वाला है, अब थोड़ा इससे और बढ़ेगा। देखिए डिबेट का लुत्फ। सभी पक्ष के प्रतिनिधि हैं, राजकीय विश्लेषक भी है, सबको बोलने का मौका होना चाहिए। और मैं बोलूं तब ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, आपको सुनना चाहिए। और उसमें से इतनी बड़ी सरकार काम करती है, इतने लोग वोट देते हैं, तो सरकार कोई काम ही नहीं करती। पर ऐसा कहाँ बोला है? हमारा वो चलिए प्रश्न मैं रुकता हूँ।
एक मिनट रोकता हूँ। संजय रावल को ध्यान से फिर से आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं तो उन्हें रोका नहीं जा रहा, मैं बोलूं तो ये गलत है ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। मतलब राहुल साहब आप भूल रहे हो, डिबेट का जो संचालन करते हैं, होस्ट होते, जो एंकर होते, उनकी जिम्मेदारी है कि डिबेट को किस तरह लिया जाए। वो डिबेट अनुशासित हो, सभी नियंत्रित रहे और मुद्दे से न भटके। वो अधिकार एंकर का अबाधित अधिकार होता है। आप प्रशासन में आ जाओ तो ये मत कभी सोचिए कि एंकर के जो अधिकार है वो भी आप ही से तय होंगे। एंकर स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। अगर दूसरी चैनलों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ स्वतंत्र रहेगा। मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से आपको कह रहा हूँ, कृपया सलाह तब दे जब आपसे मांग ली जाए। डिबेट का लुक कराइए। मुझे संजय भाई परेशान हो रहे हैं अभी। ये तंदुरुस्त चर्चा नहीं हो रही ये है, तंदुरुस्त ही क्योंकि चर्चा मुझे है। तो बोलने का मौका ही अरे तो नहीं। बोलिए मैं बोलता हूँ तो बोले आप आपको बोला तो आप संजय ऐसे भाई को पागल नहीं संजय करते। भाई को यूं बैठ संजय गए, भाई हम को क्या इनका करें? नहीं ये सही संजय नहीं भाई को उनका पक्ष तो इसका मतलब है रखने कि का- वैक्सीन की खोज कांग्रेस पार्टी ने की। अरे और किसी ने खोज नहीं की, नहीं उल्टी बात पे नहीं जाने का, कभी भी उल्टी बात पे नहीं जाने का। ऐसी खोज की बात, ऐसी बच्चों वाली मजाक की बात नहीं करने की, ऑनलाइन ऐसी मजाक वाली बात नहीं करने की। सीधी कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आ जाते हो? प्रशासन में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है। वैक्सीन हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, सभी प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आते हो कि हमने खोज की? ये आपका बच्चों जैसा निवेदन आपको अच्छा लगता है? इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के ऊपर अपनी आप लोग बहुमति इस की तरह से सरकार, चर्चा राज्य के करते हो। अंदर आपकी बहुमति की सरकार, कॉर्पोरेशन के अंदर इतने सारे आपका बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, और आप ऐसी बच्चों के जैसी बात करते हो कि वैक्सीन की जिम्मेदारी हम ले, हम बनाए। कैसी बात करते हो ये आप? मेरा पक्ष तो रखने नहीं हाँ, देते। तो रखो आप, नहीं, मेरी पर 5 आप मिनट बोलिए करके ना, इनको दीजिए, आप इनका पक्ष आप रखने दीजिए। हम आप पे बोलिए, आरोप लगाए हम जा क्या रहे हो। रोक रहे मैं हैं? बोलता हूँ, आप बोलते हो कि नहीं गलत हो, जनता को तो ऐसे लापरवाह कैसे बताते चलेगा? हैं। जी संजय जी बोलिए, आपका मत मैडम रखिए। संजय भाई को ये उनका पक्ष पॉलिटिकल रखने डिबेट है, सभी पक्ष के प्रतिनिधि हैं, राजकीय विश्लेषक भी है, सबको बोलने का मौका होना चाहिए। और मैं बोलूं तब ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, आपको सुनना चाहिए। और उसमें से इतनी बड़ी सरकार काम करती है, इतने लोग वोट देते हैं, तो सरकार कोई काम ही नहीं करती। पर ऐसा कहाँ बोला है? हमारा वो प्रश्न ही नहीं है कि तो आप हमारी काम बात नहीं तो करते। सुनते नहीं। जहाँ पे कसूर रह आप अभी जाता सुनो है, ना, अभी चालू करो, आपकी सुनो, कसर अभी जहाँ टाइम पे मत रह बिगाड़ो। जाती है वहाँ पे तो हम अभी बोले। टाइम अरे आप लोग बोल लो, फिर मैं कहूंगा नहीं, कि चालू सब ये करो, हमारी चालू करो, गलती फिर जवाब है। देंगे। मैं कबूल कर लेता हूँ, ये कोई कोर्ट तो नहीं चल रही है। नहीं, और कहाँ पे मैंने पॉलिटिकल खुद डिबेट चलाई? है। नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगी। आप चालू करो फिर बात। नहीं, आप चर्चा कर लो और एक बोलो कि इसमें 99% भाजपा दोषित है और आपने कुछ नहीं किया। यहाँ ऐसा पे तय करो। मुद्दा भाजपा नहीं, के दोषी की दोषी बात और नहीं है। मैंने बोला है राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीति मैडम, रैलियां, ये राजनीतिक राजनीति डिबेट गौर रैलियां। फरमाइएगा, यहाँ मैं रोकता हूँ, गौर फरमाइएगा। जगदीश पटेल बार बार कह रहे हैं कि आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। तो संजय रावल क्या कर रहे हैं? मुद्दे से भटका रहे। सवाल वो था ही नहीं कि भाजपा कोरोना के लिए दोषी है या नहीं है। एंकर को सवाल से और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। पर जगदीश पटेल बेहतरीन काम करते हैं। वो बार बार संजय रावल को निवेदन करते हैं कि आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। तो अपना पक्ष रखने की बजाय मुद्दे से भटकाना और दबाना, जो उन लोगों की खासियत है, वही वो कर रहे हैं। आप डिबेट का आगे का लुत्फ उठाइए। राजनीति रैलियां यानी वो कांग्रेस की भी आ गई, आपकी भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी की भी आ गई, और जहां पे दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वहां की भी पार्टी आ गई। मुद्दा आज ये है कि विजय रूपाणी जी ने जनता को लापरवाह क्यों बोला? मैंने किसी दल विशेष का नाम नहीं दिया, मैंने राजनीतिक दल शब्द का उपयोग किया और राजनीतिक आप खुद योग के की बात की है। सिर पे दूसरी बात है- सहरा बाने उसकी जिम्मेदारी हम नहीं मेरी ले बारी सकते। जब आए तो नहीं, मेरी बात बिल्कुल तो बिल्कुल सुननी चाहिए कि बिल्कुल, नहीं? आपकी बात फिर वही मैं सही बोलूंगा। है। संजय भाई से मैं सहमत हूँ, उनको उनका पक्ष रखने का पूरा जब मौका। मैं 2 मिनट 3 लाइन बोला, बोले काट दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा? मेरा पक्ष तो रख। नहीं आप रखो, अभी रखो, भी चर्चा मत करो, रखो। नहीं, आप बोल लो, संजय भाई फिर 2 मिनट बचे तो मैं बोलूंगा। अभी आप वैसे 10 नहीं मिनट तो ही है। नहीं, अभी आप टाइम वो तो पास कर रहे हैं। मैंने टाइम पास ऑब्जेक्शन कर रहे लिया, हैं, टाइम पास कर रहे मैंने ऑब्जेक्शन लिया, तब आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पर मैंने ऐसे नहीं आपको चलता बोला, मैं मैडम। जब आपकी ऐसा ओर हो आई, तो टाइम नहीं, मैनेजमेंट करो। नहीं, टाइम मैं मैनेजमेंट जब- करना नहीं, चाहिए। टाइम टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं, कि मैं मेरे 5 शो पे मिनट मुझे आप क्या करना बोलेंगे, है वो आप 5 मुझे मिनट आप बताओगे। मिनट भी नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं, ये बैलेंस- मैंने आपको
बैलेंस पूछा, डिबेट नहीं है, मैंने ये आपको बैलेंस पूछा, डिबेट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप मत बोलिए बैलेंस तो मैं डिबेट चला नहीं है, जाता कोई हूँ, बात नहीं, बैठिए, आपकी बैठिए, मर्जी, आप आपकी बैठिए मर्जी। यहाँ। मैंने आप बोला चर्चा कर लीजिए। आपसे ऐसे कागज रख आप दिया, चर्चा आप कर मुझे लीजिए। बोले कि मुझे तो बोलना आप ही चर्चा कर नहीं है। लीजिए, मैं जाता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपके पास कोई जवाब कहाँ नहीं बोलने है। दिया? कहाँ बोलने नहीं, दिया? मुद्दा ये है, रिप्ले मुद्दा करके ये देखो, है कि कहाँ मैं बोलने दिया? सवाल क्या पूछ रही हूँ, मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, अरे और आपने आप मुझे पिछले साल तक लेके जाए। आप 25 बार बोलेंगे, मैंने आपको रूपाणी सिंपल जी सवाल बोलते हैं कि पूछा कि अरे एमटीएस और सुनो तो बीआरटीएस में कोरोना नहीं आता। मैंने आपको मैडम, आप सवाल क्या एंकर किया है, था? आपका काम है मैंने आपको कोऑर्डिनेशन सवाल किया करना। था। आपका काम कोऑर्डिनेशन इल्जाम नहीं, लगाना मेरा नहीं काम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसे देखना नहीं आपका है, मेरा काम है काम दौड़ना भी है। कोऑर्डिनेशन करना। आप मुझे अपना काम मत सिख जाइए, और कोई भी गाइडलाइन WHO की गाइडलाइन और कानून से होती है। मास्क का दंड 1000 किया तो हाईकोर्ट के कहने से किया। दिल्ली में 2000 रुपया दंड है। पर हाईकोर्ट का आदेश चुनावी रैलियों में क्यों नहीं होता? और वो मैं आपको नहीं बोल रही, मैं बोलती हूँ चुनावी रैलियां तब ये नहीं होती। मुझे भारतीय बोलने जनता नहीं पार्टी देते तो सभी आप- दल होते हैं और मैं सबको पूछती हूँ। बोलने दो ना, अभी ये बोलने दो। बैलेंस डिबेट नहीं है, मैं फिर अरे से कह कोई रहा बात हूँ। नहीं, अरे मैडम आपको नहीं रखो लगता अपनी बैलेंस तो कोई आपकी बात डिबेट नहीं। रखो। तो बोलने दो ना, अभी बोलने मैं नहीं, विजय नहीं बोलना रूपाणी जी मुझे। तो हूँ नहीं कि ऐसी मैं आपको डिबेट बोल थोड़ी दूंगी। होगी। आप एंकर है कि विरोध पक्ष की नेता है? अरे क्या बात है, क्या बात है, अब मैं विरोध पक्ष की नेता बन गई, क्या बात है? बोलने नहीं 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 नहीं, पर मैंने आपको पूछा तो आपने कागज क्यों रखा? नहीं, पर वो आप बार बार बोल रहे हैं, अब वो मुझे विरोध पक्ष के नेता बोल रहे हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? विरोध पक्ष की नेता यानी पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते, और पत्रकार सवाल सत्ता को ही करेंगे। प्रशासन में जो बैठे हैं उसी को सवाल जाएगा। जी कोई बात नहीं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शायद उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि चलिए अपनी मेन स्क्रिप्ट पे आते, तो देखा आपने क्या वाकई सवाल इतना तीखा था कि प्रवक्ता को बीच डिबेट में खड़े होकर कमलम की ओर भागने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं इसका निर्णय फिर भी आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप ही तय करें, और यह भी तय करें, समझे, आपके मुद्दों को उठाने वाले एंकरों को विपक्ष के नेता होने के इल्जाम से भी गुजरना पड़ता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि गुस्से में सही, पर यहां संजय रावल सच बोल गए। मैं गणेश विद्यार्थी से बड़ा पत्रकार किसी को मानता नहीं जो सरकार की आलोचना करते रहते हैं। गणेश ने अपनी किताब में आखिरी पेज पे लिखा है, पत्रकार का हमेशा काम विपक्ष के नेता जैसा ही होना चाहिए, जो सरकार से सवाल करेगा। जब जब लोकतंत्र में से विपक्ष गायब हो जाएगा, पत्रकार को विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करनी होगी, और वो भी लोकतंत्र को बचाना होगा, जो जलपा ने किया है। यहां मैं संजय रावल का आभार व्यक्त करना पसंद करता हूं, क्योंकि वो चाहते तो एंकर को आप पाकिस्तान के हो, आप कांग्रेस के दलाल हो, आप देशद्रोही हो, वगैरह वगैरह कह सकते थे, जो आजकल देश में हो रहा है। अगर आप मेरे जैसे नहीं हो तो देशद्रोही हो, मैं ही राष्ट्र हूं। पर संजय ने केवल विपक्ष के नेता का ही शब्द प्रयोग किया है। इसके लिए मैं संजय को थैंक यू कहता हूं। अब समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटने पर बात करेंगे राजेश ठाकर से, जो 22 मार्च की डिबेट में राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद थे। जल्द लौटूंगा, ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now.
ઉત્તમથી સર્વોત્તમ એટલે આપનું ગુજરાત. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે ₹13,000 કરોડના નવા આયોજનો સાથે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આપતો શહેરી વિકાસ, આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનતી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, શહેરમાં સૌની પાસે હશે શમણાનું ઘર, સ્માર્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ, સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનતા શહેરો, શહેરોમાં સુદ્રઢ બનતી મૂળભૂત સુવિધાઓ, મેટ્રો રેલ જેવું અત્યાધુનિક પરિવહન, મેટ્રો લાઇટ, મેટ્રો નિયો જેવી નવી ટેકનોલોજીવાળી મેટ્રો સેવા, મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે નવી દિશાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને સુશાસન માટે દેશમાં મોખરે છે ગુજરાતના મહાનગરો. અને આ ગૌરવ યાત્રા આમ જ આગળ વધતી રહેશે. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. मुझे बताया आप कहीं गए नहीं, फिर भी वेलकम. मेरे साथ जुड़े हैं राजेश ठाकर, जिसे आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में टीवी चैनलों पे देखते हैं. राजेश अपना राजनीतिक विश्लेषण करके उसको सार्वजनिक करते हैं. बहुत करीबी से मैं उनको हमेशा से पढ़ता आया हूँ. 22 मार्च की डिबेट में खुद राजेश वहाँ मौजूद थे, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद थे. हमने डिबेट देखा है, फिर भी मैं इस घटना से खुद को गुजारना चाहता हूँ, तो मेरी गुजारिश पे आज वो हमसे और आपसे रूबरू हो रहे. राजेश जी, स्वागत है आपका. धन्यवाद. राजेश जी, वैसे तो डिबेट का अध्ययन करते करते मैं थक गया हूं, फिर भी आपके माध्यम से एक बार फिर अध्ययन करना चाहता हूं. 22 मार्च की डिबेट में जब आप हाजिर थे, जब भाजपा के प्रवक्ता संजय रावल खड़े होकर चले जाते हैं, खैर इस पे लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है, पर मैं समय मर्यादा में ध्यान में रखते हुए मैं लोगों को ध्यान करना चाहता हूं, और खास करके आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, रावल साहब की जो मानसिक स्थिति थी वो क्या थी और आपने क्या महसूस किया? 11 नंबर के खिलाड़ी को अगर आप ओपनिंग में भेज दोगे, कमलम को ये सोचना चाहिए कि संजय वे की जो स्थिति थी वो स्थिति ऐसी थी कि नाइट वॉचमैन को ओपनिंग में भेज दिया. जो सवाल हो रहे थे उनको दिक्कत ये थी कि हमसे ही क्यों सवाल हो रहे, और सारी जो चीजें हो रही है उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप दोषी यहाँ पर दिखाना चाहते हो और पूरी डिबेट को एक तरफा चला रहे हो. सवाल ये है कि जब सत्ता है तो सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं. आपने गणेश विद्यार्थी की बात की, यानी विश्लेषकों या पत्रकार, उसको आलोचक रहना चाहिए, उसको सत्ता के साथ नहीं रहना चाहिए, सत्ता के समांतर नहीं होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ होना चाहिए. आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी को सवाल करते थे, कल कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को सवाल करते थे. यानी कि जो प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी है स्थिति को ठीक करने की, अगर स्थिति बिगड़ रही है तो सवाल जो है वो उन्हीं की तरफ जाएगा. तो जो सवाल पूछे जा रहे थे, बेसिक जो विषय था कि विजय रूपाणी साहब ने जो बोला कि चुनाव से ये नहीं हो रहा है, चुनाव से कोरोना नहीं फैलता है, क्रिकेट में जो मैच हो रही है उससे भी कोरोना फैला है, ये मानना ठीक नहीं है. तो उसके ऊपर उनको आधार और तर्क के साथ जवाब देने के लिए पूछा जा रहा था बार बार, लेकिन उनके पास वो था नहीं. वो कमलम से 4 कागज लेके आए थे, और जो कागज में लिखा हुआ था, यानी कि आप जो तैयारी करके एग्जाम में गए और उससे अलग सवाल आपसे पूछ लिए, तो जो स्थिति स्टूडेंट की होती है वही स्थिति संजय भाई की. तो वो बाहर का सवाल उसको व्यक्तिगत लेने लगे. वो एग्जिट जो डोर है वो ढूंढ रहे थे. बार बार आपने इस डिबेट के अंदर देखा, आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि नहीं उनको बोलने दीजिए. जो कांग्रेस का प्रवक्ता था पीनल, बिल्कुल यंग लड़का है, वो कहता है मेरी 5 मिनट जो है वो उनको दे देना, उनको बोलने देना, लेकिन मेरी जो बात है वो खत्म हो जाए. मैंने भी बार बार उनको बोला कि नहीं, संजय भाई की बात सही है, उनको उनका पक्ष रखने का मौका देना चाहिए. मैं ये चाहता था कि संजय भी बोले, क्योंकि वो जितने जैसे जैसे बोल रहे थे
वैसे वैसे उनकी सरकार है उनको फंसा रहे थे खुद। तो उनको पता चल गया, तो वो एग्जिट डोर किसी न किसी बहाने पर ढूंढ रहे थे, ऐसा लगता था। और बार बार कहने पर भी कि आप बात कीजिए, तो मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर वो 5 मिनट तक बोले, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे थे उसके ऊपर वो नहीं बोल रहे थे। तो जो मनोस्थिति उनकी वो थी कि जवाब देने से बन नहीं रहे थे। और फिर जो तरीका होता है, हम विश्लेषकों के खिलाफ, एंकर के खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ, कि आप किसी विशेष राजनीतिक दल के वो लेकर हमको बुला रहे हो, आप एक पक्ष के प्रवक्ता की तरह, यानी हमारा तो यही काम होता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कल कांग्रेस को सवाल पूछ लिया तो कांग्रेस वाले बोलेंगे आप भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा को सवाल किया तो क्या आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। यानी कि आपका जो सवाल है, उस सवाल को आपने देखा डिबेट लगभग 30 मिनट तक डिबेट बिल्कुल डिसिप्लिन चल रही थी। एक आदमी जब बोल रहा था, बीच में कोई नहीं बोल रहा। उन्होंने जब इतिहास की शुरुआत की कि कोरोना कहां से आया, कैसे आया, जिसकी जरूरत नहीं थी, वो ऐसी चीज हो रही है कि आज की स्थिति के बारे में हम सवाल पूछते हैं तो लोग आजादी से पहले पहुंच जाते हैं। हम मोदी से सवाल पूछते हैं तो वो नेहरू को उठा के ले आते हैं। यानी वर्तमान में नहीं जीना है। तो ये जो उनका जो मेथड था वो सिखाया हुआ था, लेकिन वो खुला हो गया। जिस तरह से वो एग्जिट लेकर निकल गए उसमें स्पष्ट दिख रहा था। मैंने भी उनको बोला कि ये नहीं करना चाहिए संजय कुमार को। वो शालीन व्यक्ति है, मैं उनको जानता हूँ। वो इस तरह से डिबेट में व्यवहार नहीं करते, लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि वो बचा नहीं पा रहे थे अपने। तो जो वकील है कोर्ट के अंदर खड़ा है, उनको पता है कि मेरा जो मुजरिम है उसको उसके विरुद्ध में पुलिस के पास इतने सारे दस्तावेज है, इतने सारे सबूत है, इतने सारे गवाह है कि मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। वही स्थिति में संजय भाई ये डिबेट में थे। उसके लिए उसको लगा कि ये कोर्ट रूम है और कोर्ट रूम के अंदर मुझे दोषी साबित करने की कोशिश हो रही है। हाँ, लेकिन वो खुद अपना जुल्म कबूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, 99% जो गलती है वो हमारी है, मैं कबूल कर लेता हूँ। यहीं पर कहीं ना कहीं उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। बाकी जो बात थी एंकर के खिलाफ उन्होंने जो बात किया वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें तो इसकी आदत बना देनी चाहिए। और ये जो पूरा डिबेट था, वो पूरा डिबेट बिल्कुल बायस नहीं था। मैं वहां पर उसका गवाह था। और बार बार सारे लोगों ने, पक्ष विपक्ष के लोगों ने, मैंने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और जो एंकर थी उनको गवर्न कर रही थी, लेकिन वो उनको भी सिखा रहे थे कि आपका क्या काम, आप कोऑर्डिनेट करना। अरे भाई साहब, ये कोई एनजीओ का प्रोग्राम नहीं हो रहा है कि इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये बोलेगा। एंकर का काम यही है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो, जिस गाड़ी में आपको बिठा रहे हैं, आप वो गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी पकड़ रहे हो तो उनको बोलेंगे कि आप गलत सरनामे पे जा रहे हो। आपको जो सवाल पूछा है उसके जवाब दो, वरना तो क्या होगा, डिबेट व्यर्थ हो जाएगी। जिस मुद्दे को लेकर बहस होनी चाहिए, जिस मुद्दे को लेकर लोगों के सामने दोनों के पक्ष जाने चाहिए, और फिर तो जनता तय करती है। हम डिबेट में कुछ भी बात कर दे, आखिरकार तो जनता तय करती है कि किस आदमी को क्या सवाल पूछा गया, उसका क्या जवाब दिया गया, कौन सच था, कौन गलत था। ये तय करने का जो है, वो जो दर्शक है हमारे, वो तय करते हैं। लेकिन संजय भाई की जो दिक्कत थी, वो दिक्कत मैंने बताई कि यही थी। और पूरा जो डिबेट था उसका मैं गवाह रहा। वो एग्जिट ढूंढ रहे थे, वो उसको निकलना था बच के, तो वो निकल गए। बात इतनी ही थी। ठीक है राजेश जी, वैसे तो ये सवाल कई दिनों से मेरे जहन में गूंज रहा था, पर जब आपसे रूबरू हूँ तो चाहता हूँ कि आपके अनुभव के आधार से इसका शायद मुझे उत्तर मिल जाए। वो खड़े हो गए, वो डिबेट में आए, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनको हम पकड़ के लाए नहीं थे और उनको डंडे मार के हमने भगाया भी नहीं है। खैर, उस पर हम चर्चा ना करते हुए, पर वो जब खड़े हो रहे थे ना, तो उन्होंने एंकर के ऊपर एक इल्जाम डाल दिया कि आप विपक्ष के नेता है। हालांकि उसी एंकर की डिबेट में संजय रावल पहले बहुत बार आ चुके, बखूबी जानते हैं कि वो एंकर के न्यूज का एक हिस्सा है, प्राइम टाइम में डिबेट करती है, आप लोग बार बार उस डिबेट में शरीक होते, फिर भी एक इल्जाम डाल के जाते हैं कि आप विपक्ष की नेता है। ये इस इल्जाम से मैं एक ही सवाल पे आना चाहता हूं, हर जगह जो भी पत्रकार सरकार से सवाल करता है, या तो आप पाकिस्तान के हैं, या तो आप कांग्रेस के दलाल हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आप देशद्रोही हैं, वगैरह वगैरह हो जाता है।
ये जो मानसिक परिस्थिति अभी हो गई है सीधा इल्जाम डालने की, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या इनमें से निकलने की कोई संभावना है, आप देख रहे हैं क्या? नहीं, ये करके ही तो जो विरोध में बोलने वाले लोगों की जो तादाद है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपने दाभोलकर को देखा है, आपने पानसर को देखा, आपने गौरी लंकेश को देखा, किस तरह से कलमकारों के साथ व्यवहार हो रहा है, उनकी जिंदगी पर आन बनती है। हमने राजदीप सरदेसाई का भी देखा, राजद्रोह का केस हुआ है। तो ये तो हो ही रहा है कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही आवाज हो, और जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, ये जो कहने वाले हैं वो राष्ट्रभक्त पत्रकार हो जाते हैं। और अगर आपको बोल देते हैं कि भाई ये अंधेरा है तो इसमें वो दिन नहीं है, वो रात ही है, और हमको अंधेरे में अंधेरा ही दिखता है, उसमें उजाला नहीं दिखता, तो आपको देशद्रोही बता दिया जाता है। और ये बहुत बारीक चीज है कि अगर कोई आपको ये बोल दे कि ये आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदमी है, और एक आदमी के बोलने के बाद जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जाता है और चारों ओर से ये आवाज आती है, तो वो अल्पमत में आ जाता है। जब अल्पमत में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने जो कॉन्शियस है उससे डर जाता है कि क्या पूरे देश के अंदर मुझे इस तरह से पहचाना जाएगा कि मैं देश के, तो वो क्या करता है, या तो बोलना बंद कर देता है, या तो अपने जो सवाल है वो जो तीखे सवाल करता है उसको माइल्ड कर लेता है, और उसमें जो ये कर रहे हैं उनका विजय हो जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पर हर आदमी को, अगर जो देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी, वो कलम से भी लड़ी गई। और कलम की इतनी ताकत उस वक्त भी थी, आपने देखा होगा भगत सिंह के जो पत्र है, आज भी हम पढ़ते हैं, आज तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लोगों के बीच में, वो फांसी पर तो बाद में चढ़े, लेकिन उनकी कलम की ताकत से कितने नौजवानों के जो रगों में खून था वो खोलने लगा था। तो यही डर सरकार को रहता है, यही डर सरकार को रहता है। जो विचार है, वो जो किसान खेत में जाता है, वो खेत में एक मुट्ठी पर बीज लेके जाता है, लेकिन जब वो खेत में वो बीज डाल के आता है तो उसके बाद जो फसल है वो लहलहाती है। तो ये विचार के जो बीज है वो उसी की तरह है। हमको लगता है कि हम अल्पमत में, हमको कौन सुनेगा, हम लिख रहे हैं उसको कौन पढ़ेगा, लेकिन जब पढ़ते हैं लोग और वो पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है और उसमें से सवाल पूछने वाले लोग खड़े होते हैं, तो सरकार डरती है। तो ये जो विचार के बीज है वो भले ही मुट्ठी पर हो, लेकिन हमको फैलाने चाहिए, डालने चाहिए। कभी न कभी जो बात है, जो सही बात है, जो सच बात है, वो लोगों तक पहुंचती है, और लोगों तक पहुंचने के बाद परिवर्तन होता है। सत्ता आज यावत चंद्र दिवाकर नहीं होती, सत्ता आज किसी की, इंदिरा गांधी भी ऐसा लगता था कि ये कभी भी नहीं हारेगी, लेकिन इंदिरा गांधी भी देश के अंदर पराजित हुई थी। तो किसी भी की सत्ता रोक के एक सवाल दूसरा कर लेता हूँ, मुझे पता है समय मर्यादा है, पर एक सवाल, जब आप इतना बोल ही चुके हैं तो थोड़ी बातें और सही। आपने जिस तरह से बयान दिया है, जो पत्रकारों की परिस्थिति है, देश की स्थिति है, उसके ऊपर तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। लोगों का रवैया इसी तरह से रहा, राजनीतिक व्यक्तियों का रवैया भी पत्रकारों के साथ इसी तरह रहा, तो पत्रकारिता का जो भविष्य है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, जो प्रवक्ता बन चुके हैं और पत्रकार का आई कार्ड लेके घूमते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बड़ा उज्जवल भविष्य है उनका। लेकिन जो वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं और जो पत्रकारिता को बचाते हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जब पत्रकारिता पांव में घुंघरू पहनकर राजनीतिक गलियारों के अंदर मुजरे करती हो ना, तो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी चंद पत्रकारों पे आ जाती है। तो उन चंद पत्रकारों की ओर से ही मैं सवाल करता हूं कि पत्रकारिता का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? मैं आशावादी हूँ, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ देश लड़ रहा था तभी जयचंद तो थे ही। जयचंद तो हर जो युग है उसके अंदर जयचंद होते हैं, सत्ता से लाभ लेकर अपना काम कराने वाले लोग होते हैं, लेकिन भीड़ के अंदर गुम हो जाना और अपने अस्तित्व को खो देना, उससे बेहतर ये चीज है कि आप लाखों लोगों की भीड़ एक बात कह रही है लेकिन वो बात गलत है, तो उसके खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन अपनी बात रखना। जंगल में अगर आग लगी थी और एक वो चिड़िया वाली कहानी है, जो पानी लेकर जंगल में जा रही थी और आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, जब भागने वाले जो बड़े बड़े जानवर थे उन्होंने बोला कि क्या कर रही है तुम,
तेरी इस पानी से तो आग बुझेगी नहीं। तब वो चिड़िया ने जो जवाब दिया था, जो कहानी में जो बात है, वो ही हम पत्रकारों को याद रखना चाहिए कि जब आग लगी थी तो इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास में ये आएगा कि मैं आग बुझाने वाले लोगों में थी, आप आग से भागने वाले लोगों में थे या आग लगाने वाले लोग। तो क्या बात हमको ये तय करना है कि इतिहास हमको किस स्वागत है तरह से स्वागत देखेगा। है स्वागत आग है लगाने स्वागत वाले है लोग हैं या आग बुझाने वाले लोग हैं। तो स्वागत इतिहास है हमको किस तरह से देखेगा, जो मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि आने वाला कल बताएगा कि मैंने क्या काम किया है। तो क्या आने बात वाला है कल बताएगा। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रही है, गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, या सच को नुकसान होता है। सच सच बोलने के लिए का बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो नुकसान झेलकर भी सच बोलना चाहिए। ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल लोगों को ये पता चले। चलिए राजेश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है समय मर्यादा है और आप काफी व्यस्त है, फिर भी आप मुझसे जुड़े तो के न्यूज आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद तो धन्यवाद। जी, तो देखा सुना आपने, डिबेट में से इस तरह से उठना, वो भी एंकर पर इल्जाम लगा के, क्या किसी प्रवक्ता को शोभा देता है क्या? गलती संजय रावल की नहीं, उनकी सोच की है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो उस चैनल पे जा रहे जहां उनकी सुविधा के हिसाब के सवाल होंगे और एंकर चिल्ला के बोलेगा मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं कि मैं अन्नम गोस्वामी की बात कर रहा हूं तो पक्का मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी एक सलाह भाजपा को तुरंत माननी चाहिए। प्रवक्ताओं को जो तैयार कर रहा है उसकी पेमेंट तुरंत रोक देनी चाहिए, क्योंकि संजय रावल का खड़े होकर चले जाना इस बात की गवाही देता है कि प्रवक्ताओं को ठीक से तालीम नहीं मिल रही। अगर चाहे तो अच्छे दिन आएंगे, ये कैची लाइन लिखने वाले को बोनस दे दो। संजय नाम सुनते ही मुझे महाभारत काल की याद आ जाती है। वही साई बैठक जिसमें धृतराष्ट्र और संजय बैठे हैं और संजय कुरुक्षेत्र की पल पल की खबर दे रहे हैं। मैं टेलीविजन पीढ़ी का पहला पत्रकार संजय को ही मानता हूं। अब महाभारत का जिक्र हो ही गया है तो भगवान कृष्ण तो आएंगे जहां नामकरण हुआ था। तो भाजपा को तुरंत संजय रावल का नामकरण करके उन्हें रणछोड़ रावल घोषित कर देना चाहिए, ताकि आज से आप दर्शक लोग संजय रावल को रणछोड़ के नाम से भी जाने। भगवान कृष्ण ने भी मैदान छोड़ा था, संजय रावल ने भी मैदान छोड़ा। इस नाते इस नाम पर संजय रावल का ही अधिकार है। रोज भाजपा के लिए टीवी पर अपना पक्ष रखने वाले संजय के लिए भाजपा इतना तो कर ही सकता है। मुद्दा मजाक का नहीं है, सीरियस है। लोकतंत्र में पत्रकार सवाल तो करेंगे, आपको इस तरह से भागना नहीं चाहिए और किसी पे इल्जाम लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भाजपा जितनी जल्दी ये बात प्रवक्ताओं को समझाएगी उतना ही भाजपा के लिए अच्छा होगा। देखो, हमने कुछ नहीं किया फिर भी आपकी चिंता कर रहे हैं, हम अच्छे हैं ना? याद रहे, यहां वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आम का सीजन आ गया है, आप आम कैसे खाते हैं, या आप बंटवा रखते हो या नहीं। यहां सवाल लोगों के ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये के न्यूज है। के यानी कलम से कर्तव्य और कर्तव्य से क्रांति। आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।